बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस अनप्रेडिक्टेबल वेदर में आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं स्टूडियोज़ आ रही थी तो अच्छी खासी धूप थी। थोड़ी देर पहले मेरे जो एक भाई हैं जो मेरे लिए चाय लेकर आते हैं, वो आए तो कहते हैं मिस बाहर बिल्कुल अंधेरा है। और फिर थोड़ी देर में हमारी कैमरा टीम में से एक बंदे आए और उन्होंने कहा जी मैं भी आया था तो धूप थी, तो ये एकदम से क्या हुआ। तो ये कल से बल्कि इनफैक्ट 2-4 दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि धूप के साथ बारिश हो रही है, और अगर बारिश नहीं हो रही तो वेदर अजीब सा अनप्रेडिक्टेबल है। सो बारिशों की जो कह लेना वैसे भी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कल भी हमने देखा था कि बारिशें अच्छी खासी कुछ इलाकों में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। सो बी सेफ एवरीवन। ये अल्लाह ताला से आप ज़रूर दुआ करें कि बारिशें जो है वो रहमत की बारिश साबित हो और आपके लिए जहमत ना बने। इसके साथ साथ जी पॉलिटिकल हैपनिंग्स आपको पता है होती रहती हैं, लेकिन आज हमारे ना जो मेरे कंटेंट वाले सारे उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सुबह ना बताया कि आपने सुबह ये बात करनी है, और उन्होंने तलकीन की थी कि बात करनी है। आज हम दोस्तों के इंतखाब के हवाले से थोड़ा सा मैं बात करूँगी। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिसके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उससे आप अच्छी बुरे हालात में वो आपके साथ रहता है। लेकिन समटाइम्स हम दोस्तों के इंतखाब में गलती कर लेते हैं, क्योंकि एक आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है या सोशल सर्कल होता है उसकी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत गहरा असर होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात करूं कि मैं एज के जिस फेज़ में अब आ गई हूं, मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे, ना कि आपको कोई टॉक्सिटी या नेगेटिविटी आपके गिर्द फैलाए। सो अपने दोस्तों के इंतखाब में बहुत सेंसिटिव हों, बहुत एहतियात बरतें और ज़िंदगी में अच्छे दोस्त ज़रूर बनाएं। यह आपकी ज़िंदगी में जो कह रहे हैं ना एक ताज़ा हवा का झोंका होता है, जिसको बहुत ज़रूरी है कि हम सब कहीं ना कहीं शामिल करें। ये होगी बहुत फजूली अच्छा नहीं बिला वजह का ज्ञान जो मैंने आपको सुबह दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जी आपको पता है हुकूमती जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे कायम है। हुक्मरान जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ का जो तर्ज हुक्मरानी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के लिए खासा परेशान कुन है। पंजाब में जो बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के बाद हुकूमत को पीपल्स पार्टी की तरफ से अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नून लीग की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तंज के तीर चलाए गए। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, इस पर सियासत करने की बजाय दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करते हुए अपने अवाम को रिलीफ दें। दूसरी जानिब जहां इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की बात कर रहे हैं तो 2 मई के जो 12 मुकदमात हैं उसमें बुशरा बीबी को रिलीफ तो मिला है, तो वहीं नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का नया रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद की बात की जाए तो गिरफ्तारियों के बाद मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और बानी पीटीआई की सहूलत कारी के इल्ज़ाम में अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। हुकूमत इस सारे मामले को चीफ जस्टिस साकिब निसार के एहतसाब का भी मुतालबा कर रही है और इससे जोड़ रही है उनकी गिरफ्तारी को। इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ। और जैसे आपने कहा कि मौसम जो है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन इस वक्त तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है, बादल छाए हुए हैं और सबसे बढ़ के ये कि ठंडी हवा चल रही है। लेकिन आपको पता है कि सावन भादों में मौसम का कुछ पता नहीं चलता, और यहाँ पे अभी हवा चल रही है और अभी जो है एकदम से हब्स हो जाए तो अल्लाह बस रहमत की बारिश करे और लोगों को ज़हमत ना हो। बाकी जो आपने दोस्तों के इंतखाब की बात की तो एक आपने उसमें जिक्र किया कि ताज़ा हवा का झोंका होते हैं जी। तो थोड़ी सी आपकी तस्हीह कर दूं कि झोंका हवा का जो है वो तो आता है और चला जाता है, लेकिन अच्छा दोस्त जो है वो ताज़ा हवा की तरह होता है। हाँ जी, ताज़ा हवा की तरह होता है जो आपको हमेशा ताजगी का एहसास दिलाता रहता है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जो आपके स्कूल फेलोज़ होते हैं, आम तौर पे वो बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनसे दोस्ती आपने किसी मकसद के लिए, किसी लालच के लिए नहीं की होती। लेकिन
खुश नसीब इंसान वही है जिसको अच्छे दोस्त मिल जाए। वाह, थैंक यू वेरी मच सर मेरी तस्दीक करने के लिए भी। और ये वाकई आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं वो आपके वाकई बगैर किसी मतलब के दोस्त होते हैं। सर आप सियासत की ज़रा बात कर लें। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मामलात हैं, ये पंजाब में जो बिजली के बिलों में रिलीफ का मामला है, इस पे ज़रा ज़्यादा तनकीद हो रही है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है ये पीपल्स पार्टी को क्यों इतना खटक रहा है और सही खटक रहा है? अर्मिला देखें, बात सीधी सी है। आपको अगर एक जेब खर्च मिलता है तो आप उस जेब खर्च में से अगर अपनी सहेली मरियम को कुछ खिला देती है, यहाँ सामने अपने कैमरामैनों को कुछ रिलीफ दे देती हैं, या आप उसमें से कुछ भी करती हैं, तो उससे आपके प्रोड्यूसर अवैस को क्या लगे, आपके डायरेक्टर प्रोग्रामिंग को क्या लगे, उस पर अहमद वलीद साहब को क्या लगे। लेकिन गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ख़ुद तो शायद कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए अगर पंजाब ने अपने तय कुछ कर लिया है तो उन्हें ये इस वक्त जो है ना गुस्सा चल रहा है कि ओहो या तो हमें भी करना पड़ेगा, तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर पंजाब तो हमसे बाजी ले गया। देखिए, मुझे मरियम नवाज़ के तर्ज हुकूमत से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर आप, और मैं हमेशा उन पे इस हवाले से तनकीद भी करता हूँ, लेकिन अगर एक काम उन्होंने अच्छा कर लिया है और पंजाब गवर्नमेंट ने अगर अपने लोगों को 2 माह के लिए रिलीफ देने के लिए अपने तरक्याती बजट्स में से 45 अरब रुपये जो हैं वो मुख्तस कर दिए, कटौती करें, उनमें कमी करें, उन पर कट लगाएं और लोगों को रिलीफ दें। लेकिन आप रिलीफ देना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा उन पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई उन्होंने क्यों किया। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो है, ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हरीफ जमातें हैं, ये चाहे जितना मर्जी मिल जाएं, जितने मर्जी तहादी हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना होता है। तो मामला ये है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी एक मुखालिफ जमात जो है उसने अगर ये काम किया तो कहीं ये ना हो कि वो अवाम जो हैं उनके साथ इस बात पे कोई हमदर्दी हो जाए या अवाम जो है अवाम में वो मकबूल हो जाए। हालांकि जो इस वक्त सियासी हालात हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही अवाम में जितने मकबूल हैं वो सब के सामने, और इस वक्त अभी तक जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब और उनकी जमात PTI जो है अवामी मकबूलियत में वो इन दोनों जमातों को कहीं पीछे छोड़े हुए। अच्छा सर, आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी इस बात पे अगर तनकीद करी है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ये करने के लिए कैपेसिटी तो जाहिर है उनके पास भी होगी। सिंध के अंदर हम देखते हैं इतनी अरसे से वो हुक्मरानी कर रहे हैं और सिंध के हालात वाक़यात, इवन हम कराची को ही एक उस शहर को ही देख लें तो उसमें हालात हमें नज़र आते हैं। तो क्या इसमें तनकीद करने का मकसद उनका समझ में आपको आ रहा है कि अगर वो खुद कर सकते हैं तो करके देख लें? देखिए, गुजारिश ये है अर्मला की बड़ी सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी के हवाले से आम तासुर ये है कि जो वहाँ पे बजट्स होते हैं, ख़ास तौर पे तरक्याती बजट्स या ओवरऑल जो भी, उस पर बहुत सारी हमेशा से तनकीद होती है, और शायद कहीं ये सच भी है कि पीपल्स पार्टी में करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी सारी करप्ट है, लेकिन आम तासुर यही है कि पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं और जो मशीर हैं वो ठेकों में और दूसरे मामलात में कमीशन वहाँ पे एक पीपल्स सिंध में आम है। ये नहीं कि पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब इस वक्त मैं ये कहूँ कि बहुत ही साफ़ सुथरा और पंजाब में करप्शन नहीं है, यहाँ भी है। पूरे अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में करप्शन का नासूर जो है वो हमें बुरी तरह से डस रहा है, बुरी तरह से खा रहा है, बुरी तरह से तबाही की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। सिंध में इस वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। अब उनको उस करप्शन को रोकना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी मेरी नज़र में एक इंतहाई काबिल और इंतहाई समझदार सियासतदान है और इमर्जिंग सियासतदान है, और उन्होंने आगे उनकी सारी ज़िंदगी अभी पढ़ी है, अभी सारी सियासत पढ़ी है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है उसको भी आप
अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो उन्हें तो ये चाहिए कि इस तरह के इक़दाम करें कि अपनी मकबूलियत जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करें और लोग जो हैं उनसे वाकई ही उनकी कारकर्दगी से खुश हों और वो उन्हें एहसास हो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके लिए शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाकई ही नेमुल बदल साबित होंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात। सर अब बात ज़रा तहरीक इंसाफ की भी कर लें। इमरान खान साहब हो, उनकी अहलिया हो या पार्टी हो, किसी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है उसने 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर रिलीफ दिया है, वहीं नैब ने मज़ीद जो कह लें तोशा खाना का एक नया रेफरेंस दायर किया है। ये मुश्किलात आपको लगता है कम होंगी या बढ़ती चली जाएंगी हर गुजरते दिन के साथ? अरमला, अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले भी आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया था जी, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि रावी अभी इमरान खान के लिए चैन नहीं लिख रहा। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा जो है मुझे तो अभी मज़ीद इजाफा नज़र आता है। और आप एक बात ज़हन में रखें, जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है मेरी नज़र में वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से अपने ही साबिक DGISI, आपको अंदाज़ा है कि DGISI जो हैं वो कितने पावरफुल जो हैं वो पोर्टफोलियो के मालिक हैं। और फिर जनरल फैज़ के जिनके बारे में ये कहा जाता था कि शायद पूरी हुकूमत ही वो चला रहे हैं, तो अब उनकी जो गिरफ़्तारी है और फिर जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उससे मैं ये समझता हूँ कि PTI के लिए और ख़ुद इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब अगर PTI वाले ये बावर कराएं या ये कोशिश कहने की कोशिश करें कि जी कुछ नहीं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये और बिल्कुल पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे कोई गिरफ़्तारी हुई है और उसके बाद कोई एक्शन हो रहा है तो फिर आप ये कह सकती हैं कि कुछ तो है मामला ऐसा, तो ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले 2-3 महीने जो हैं ये बड़े अहम हैं और इसमें मुश्किलात उनकी मज़ीद बढ़ेंगी, उनमें मुझे कमी होती नज़र नहीं आती। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी एक बहुत बड़ा मामला है। दो कि इस पे फ़ौज ने एक स्टांस की जी ये हमने फ़ौजी एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत उन पे ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी को ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ रही है और अब जस्टिस साकिब निसार को भी बीच में लाया जा रहा है। लेकिन अब पहले खान साहब ने इस बात से डिनाई किया जी कि ये जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है इससे मेरा लेना देना नहीं है। फिर कल उनकी एक स्टेटमेंट आई कि ये सारा जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी का मामला है मुझे इसमें फंसाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है। पहले ओन करना फिर डिसोन करना। आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चाहे वो इमरान खान साहब हों या हुकूमत हो, इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा इज्तनाब करने की ज़रूरत है इन सियासतदानों को? देखें, हमारा प्रॉब्लम ही ये है, पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब तो ख़ुद कई बार भी कह चुके हैं कि यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, तो अगर वो रोज़ बयानबाजी बदलते हैं, अपने बयान बदलते हैं, तो इसमें कोई मेरे लिए तो अचंभे की बात नहीं है। खान साहब जो हैं वो उनकी सियासत ही आप ये देखें कि इसी बात पे है कि आज वो कुछ कहते हैं कल वो कुछ कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या इवन इन जमातों को अगर आप छोड़ दें, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, तो एक बात ज़हन में रखें कि इन सब क़ुव्वतों के लिए सबसे परेशान कुन बात ये है कि इमरान खान के यू टर्न हो, इमरान खान का झूठ हो, इमरान खान का सच हो, उनके वोटर और सपोर्टर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक इमरान खान साहब जो हैं उनकी मकबूलियत में जो कमी है वो उस तरह से नहीं होगी या वाकई ही उनके ख़िलाफ़ इस तरह के ठोस शवाहिद अवाम के सामने नहीं लाए जाएंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी की जा सके या इमरान खान को जो है ना अवाम से दूर किया जा सके। उसके लिए हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सच सामने लाना पड़ेगा और पूरा सच सामने लाना पड़ेगा।
इमरान खान के लिए प्लस पॉइंट ही ये है कि वो अवामी ताकत अभी उनके साथ मौजूद है, लिहाजा किसी ऐसे लीडर के खिलाफ कार्रवाई करना खासा मुश्किल होता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है वो पोलियो के हवाले से है। आपको पता है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से, इनफैक्ट 25 सालों से बच्चों को माजूरी का शिकार करने वाले पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पोलियो से जो कह लें छुटकारा या निजात हासिल नहीं हो सका। अब इस साल अब तक रिपोर्ट होने वाले जो केसेस हैं उनकी कुल तादाद 15 है। आज हम पोलियो वायरस के हवाले से भी बात करेंगे। ज़ाहिर है अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। पोलियो से बचाव के जो कतरों के साथ साथ आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे, IPV के हवाले से कि ये क्या है, जो कतरों के साथ साथ ये वैक्सीन भी लगाई जा रही है, इससे क्या असर होता है और कैसे इस जो कह लें मोजी चीज़ से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अवेयरनेस के लिए हमारे देखने वालों को, पोलियो से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक स्ट्रगल कर रहा है निजात हासिल करने के लिए। 2 के केसेस में कमी आती है, लेकिन एक भी केस का रिपोर्ट होना इटसेल्फ एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपका, इतने अहम मौजू पे आपने बात की है। वाकई ये पोलियो का केस जब भी आता है हम सब और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने पोलियो इरेडिकेट कर लिया, ख़त्मा कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गए हैं। लेकिन इसमें कोई जादुई बात नहीं है, इसमें हमारी गफलत ये है कि हर बच्चा जो पाकिस्तान का है उस तक ये वैक्सीन पहुंच नहीं रही है और उसके माँ बाप उस तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कोताही कहीं से है, हो सकता है हुकूमती सतह पे कोताही हो सकता है कि डॉक्टरों की, तिब्बी अमले की कोताही हो, लेकिन जो मेन चीज जो सामने आती है वो कुछ वालिदैन का रवैया है। असल में ये बीमारी को दुनिया से खात्मा करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल में ये होता है कि केसेस कम कर दें, परेशानी ना हो। जैसे अब पूरे साल में 15 केस हुए, 25 करोड़ की आबादी है, कहने को 15 केस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन चूंकि इस बीमारी को दुनिया से खत्म करना है तो इसका कोई केस नहीं होना चाहिए, एक भी, क्योंकि अगर एक भी केस रहेगा इसका मतलब है कि बीमारी दोबारा पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में कुछ बच्चे, यानी समझे कि 95% से ज्यादा वालिदैन है जो अपने बच्चों को ये कतरे पिला रहे हैं, लेकिन 5% या इससे कुछ कम वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाते, जिसकी वजह से ये पोलियो का टीका वो नहीं लगाते। तो पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये वायरस बाकायदा मौजूद है और ये उस बच्चे की तलाश में है जिस बच्चे की हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा नहीं हुआ और जिसने पोलियो के कतरे या इंजेक्शन भी नहीं लगाया हुआ, यानी जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है। तो वालिदैन को खुद सोचना चाहिए कि एक दुश्मन हमारे बच्चों का घूम रहा है, वो हमारे ऐसे बच्चे की तलाश में, ऐसे मासूम नाजुक बच्चे की तलाश में है जो मुकम्मल तौर पर जिसको हमने महफूज नहीं किया हुआ। तो ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन एक एंटी वैक्सीन लॉबी होती है, सारी दुनिया में होती है, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। सोशल मीडिया पे गलत खबरें नशर करते हैं, जब भी पोलियो की मुहिम चलती है ये पुरानी वीडियो को निकाल के लगा देते हैं, वालिदैन को मुतनफ्फर करते हैं इससे। कुछ वालिदैन उनके बहकावे में आ जाते हैं और कुछ शायद हमारी अभी सुस्ती कहें कि अब तमाम वालिदैन को हम कन्विंस नहीं कर सकें। अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ज़रा, ये तो आपने वजूहात बताई हैं कि क्या वजह है कि अभी तक हम इसके खात्मे की तरफ नहीं जा रहे, और सबसे मेन रीज़न अवेयरनेस ही है कि जहाँ हुकूमत कोशिश कर रही है, NGOs कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान अभी तक इस चैलेंज से दो चार है। मैं थोड़ा सा इन कतरों के हवाले से जानना चाहूँगी और इसके साथ साथ अब पोलियो से बचाव का जो हिफाजती टीका है IPV ये भी लगाया जा रहा है, ज़रा इसके हवाले से भी बताएं कि ये क्या है। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि जी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। देखिए जी, ये एक होता है हिफाजती टीकों का प्रोग्राम। पाकिस्तान का जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है इसको EPI कहते हैं, उसमें 12 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है। ठीक है। उसके अंदर भी ये पोलियो का टीका भी है, कतरे भी हैं। पैदाइश पे बच्चों को दीगर टीकों के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, फिर 6 हफ्ते पे उसको टीके और लगते हैं, निमोनिया का, पेंटावेलेंट का कतरे पिलाते हैं, 10 हफ्ते पे कतरे पिलाते हैं, 14 हफ्ते पे कतरे भी पिलाते हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसी तरह 9 महीने पे
मीजल्स और रुबेला के और टाइफाइड के टीकों के साथ साथ जो IPV जो पोलियो का इंजेक्शन है इसकी दूसरी डोज भी लगाते हैं। तो ये कोई नई वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में पोलियो के कतरे 1978 से जेर इस्तेमाल है और पोलियो का इंजेक्शन 2015 से जेर इस्तेमाल है। अच्छा, अब ये है इन दोनों का जो हम पोलियो के बारे में खुसूसी बात कर लें कि पोलियो को जो कतरे पिलाते हैं इसको ओरल वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन बच्चे के जिस्म में जाती है, वहां ये बच्चे का मुदाफती निजाम भी महफूज करती है, मजबूत करती है, साथ साथ बच्चे की जो आंतें हैं उसको साफ करती है, वहां पोलियो का जरासीम रुक नहीं सकते, आगे बीमारी नहीं फैलती है। पोलियो को जो इंजेक्शन है वो बच्चे का मुदाफती निजाम महफूज बढ़ाता है लेकिन आगे ट्रांसमिशन नहीं रोकता। तो दोनों चीजों की जरूरत है, यानी कि समझे हमें अपने बच्चे का भी बचाव करना है, साथ साथ मुल्कों कौम के दीगर बच्चों तक भी बीमारी फैलने नहीं देनी है। ये जो पोलियो का इंजेक्शन है बहुत सेफ दवाई है, हमारे मुल्क में 10-12 साल से इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया में तो 40 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ये टीका इंजेक्शन की शक्ल में लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर ये टीका इस साल कराची में भी लगाया जा रहा है। मुहिम इस वक्त जारी है। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक कराची के जो इलाके जहाँ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है वहां पर ये टीका एक जदीद आला है जिसको जेट इंजेक्ट कहते हैं, उससे लगाया जा रहा है। उस आले की खूबी ये है कि उसके अंदर सुई नहीं होती है, उसके अंदर दवाई डाली जाती है और इसके बाद बच्चे के हाथ पे वो रख के टक की आवाज आती है और बच्चे के जिस्म में वो उसकी जो दवाई है वो चला जाता है खाल के ऊपर से ही, तो वो बच्चे को तकलीफ नहीं महसूस होती, सवाए टक की आवाज से जैसे हम किसी चीज को भी लोड करते हैं ऐसे आवाज आती है। तो ये और भी महफूज टीका है। इस साल इस दफा ये 10 लाख बच्चों को कराची में टीका लगाया जा रहा है। वालिदैन के लिए सुनहरी मौका है कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज करें, बीमारी को भी खत्म करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टीके की कितनी डोजेज हैं? एक ही डोज है या 2 डोजेज हैं? देखिए जी, हमारे EPI प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 दफा पोलियो के कतरे पिलाते हैं, 2 दफा पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं। 2 हमारे मुल्क में हिफाजती टीकों नहीं पुरी बात मेरी समझ लें, हिफाजती टीकों की शरह मुनासिब नहीं है, यानी जो 100% बच्चों को टीके लगने चाहिए, सारे टीके लगने चाहिए, वो हमारे यहाँ वालिदैन 50, 60, 70% लगाते हैं। तो हमारे बच्चे ओवरऑल महफूज नहीं है, इसलिए बीमारी मौजूद है। ये जो पोलियो की मुहिम चलती है, ये मुहिम उस इलाके के हालात को देख के चलती है। हर इलाके जितने पाकिस्तान के इलाके हैं वहां का सीवरेज वाटर टेस्ट किया जाता है, वहां पोलियो का वायरस देखा जाता है। अगर उस इलाके में कोई बच्चा पोलियो का शिकार होता है या उसके सीवरेज वाटर में वायरस मिलता है, उस इलाके को डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ पे खतरा है, वहां पोलियो की खसूसी मुहिम चलाई जाती है। पूरे पाकिस्तान पे आमतौर पे 2 से 3 मुहिम चलती हैं। जिन इलाकों के अंदर ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है वहां ये मुहिम बार बार चलाई जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले अपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि जी पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए ज़ाहिर है पोलियो वर्कर्स टीम्स जा रही हैं, घर घर बता रही हैं, लेकिन स्टिल जहाँ पे इस तरह के कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, हर एक के अपने कंसर्न्स हैं। अब इन कंसर्न्स को दूर भी तो करना है। इस पे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? कैंपेन जो भी चल रही है हम उस पर बिल्कुल तारीफ़ भी करते हैं हुकूमत की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोऑपरेशन तो फैमिलीज़ की तरफ से भी ज़रूरी है। क्या किया जाए मज़ीद कि पेरेंट्स रिलक्टेंट ना हों, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, और ये उनकी ज़िंदगी का मामला है। जी बिल्कुल, इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। अगर जगह बहुत काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की कोई भी रुकावट इस वक्त मौजूद नहीं है। तमाम जो उलमा कराम है, हर मकतबा फिक्र के मौजूद उलमा कराम वो मुत्तफिक हो चुके हैं, उन सबसे मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनको ये बात बताई जा चुकी है। खुद साख्ता में सोच की बात करी थी डॉक्टर साहब। ये कुछ लोगों के ज़हन में ये सोच है, तो देखिए जी, ये लोगों को मोहब्बत से समझाने की बात है, उनको बिठा के समझाने की बात है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिस इलाके में जो बच्चे के वालिदैन अगर पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, उसको जो पोलियो वर्कर जाता है उससे बड़ी टीम जाती है, बड़ी टीम जाकर उनको समझाती है। अगर वो उससे भी नहीं समझते हैं तो उस इलाके के जो डॉक्टर साहब होते हैं या कोई करीब के प्रोफेसर होते हैं वो जाते हैं, बच्चे के घर जाते हैं। तो इस वक्त अनथक जिसे कैसे कोशिशें कर रहे हैं, सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, एक एक वालिदैन के पास जाकर उनके साथ बैठ के पहले हम उनके कंसर्न सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो क्यों नहीं पिला रहे हैं। इसके बाद जो गलत फहमियां उसको दूर करते हैं और उनको मुतमईन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोग भी कतरे नहीं पिला रहे थे उनकी बहुत बड़ी तादाद मान गई है। इस दफा मुहिम में कराची में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने कतरे भी पिलाए, टीका भी लगवाया, लेकिन बहरहाल अभी भी थोड़ा सा गैप मौजूद है। इसके लिए कोशिशें मजीद तेज रफ्तारी से करने की जरूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मेरा अगला सवाल MTVP के हवाले से है। ये क्या चीज़ है और क्या इसकी जो कह ले असरअंदाज होती है, किस तरह से ये जो हम मल्टी डोज वायल पॉलिसी की बात कर रहे हैं?
देखिए जी, ये पॉलिसी तो एक जो प्रोग्राम है उसकी अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, किस वैक्सीन को कहाँ रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है। ये मल्टी डोज वाइल पॉलिसी है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक दफा वैक्सीन हम लेके जाते हैं तो इसके अंदर जितनी इस्तेमाल होती है उसको इस्तेमाल करके बची हुई वैक्सीन को हम जाया कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते अगले दिन। ये सिर्फ ये जिसे कहते हैं पोलियो के वर्कर्स के लिए एक उनकी गाइडेंस होती है, कैसे वैक्सीन इस्तेमाल करनी है। यूँ समझिए कि जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है हमारी प्रोग्राम में, पोलियो प्रोग्राम में, इंतहाई महफूज वैक्सीन हैं। हर वैक्सीन के ऊपर एक निशान होता है जिसको हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहते हैं। तो इतना ही हीट से सेंसिटिव होता है जितनी वैक्सीन होती है। यानी अगर ये गर्मी में पड़ा रहा इंजेक्शन तो खराब हो जाता है। वैक्सीन जो है बड़ी नाजुक चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो निशान लगा है वो भी खराब हो जाता है। तो अगर वैक्सीन के ऊपर लगा हुआ निशान का रंग डार्क हो जाता है तो इसका मतलब वैक्सीन इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो वालिदैन को मुकम्मल तौर पे इत्मीनान होना चाहिए कि उनके बच्चों को जो दवाई पहुंच रही है इंजेक्शन की शक्ल में या कतरों की शक्ल में, वो मुकम्मल महफूज है और उस पर सख्त निगरानी की जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद थे जी। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक एक कैंपेन जारी है और इस कैंपेन में अगर आपके दरवाजे के ऊपर पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए या पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कोई टीम आती है, उनके साथ कोऑपरेट करें। आपके बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, सेफ़ है, बिल्कुल सिक्योर है। अगर पाकिस्तान के अंदर से आपने पोलियो को ख़त्म करना है तो हम सबको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अभी जो हम बात करने वाले हैं और बल्कि इनफैक्ट आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट से। जुलाई में जी स्कॉटलैंड में होने वाला जो इंटरनेशनल रॉकेटरी एंड लॉन्चिंग कंपटीशन है उसमें नस्ट की जो रॉकेट टीम है उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मुकाबले में जी पाकिस्तानी तलबा ने एक कैन सैट ना सिर्फ बनाया है बल्कि इसको लॉन्च भी किया है। ये कैन शेप्ड रॉकेट है जी। तलबा की टीम ने पूरा साल इस कैन सेट की डेवलपमेंट पर काम किया और इसको ब्रिटानिया के इवेंट में लॉन्च किया। ये जो आप टीवी स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं ये वो मनाजिर है। पाकिस्तानी टीम तलबा की जो टीम है इन्होंने कैन सेट कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की है। आज इस टीम के मेंबर जो हैं अली हसन हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। कंग्रेचुलेशंस पहले तो इस ज़बरदस्त अचीवमेंट के लिए और फिर मैं ज़रा आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करूंगी। थोड़ा सा मुझे इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, अपनी टीम के हवाले से बताएं और अपने काम के हवाले से बताएं। प्रोजेक्ट टोटल स्कॉटलैंड में हमारी 3 कैटेगरीज थी, एक कैन सेट और एक रॉकेट और एक कैन सेट रॉकेट विद कैन सेट। हमने जो है कैन सेट कैटेगरी में अप्लाई किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारी टीम जो थी, टोटल हमारी टीम जो 25 मेंबर्स की है, लेकिन हम 5 स्टूडेंट्स पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए यूके गए थे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकंड की और दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। आप लोगों ने 1 साल इस पे काम किया है, हाउ डज इट वर्क? जिस तरह से अभी हम फुटेजेस भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, इस कंपटीशन में आपने जिस तरह से इसको लॉन्च किया है, आप क्या थोड़ा सा अपनी टीम के रोल के मेंबर्स के रोल के हवाले से भी बताएं। जी, जैसे कि हमारी जो टीम है वो मैकेनिकल मेंबर्स, इलेक्ट्रिकल मेंबर्स और मार्केटिंग मेंबर्स पर मुश्तमिल है। तो जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल मेंबर्स हूँ, तो जितना भी एवियोनिक सिस्टम था रॉकेट के अंदर वो सारा मैं कंट्रोल कर रहा था और मेरे ऊपर एक लीड थी ईशा। हमारी टोटल 5 मेंबर थे, एक आहद, ईशा, अली हसन और जयश्री राजपूत। तो हम सब के अलग अलग रोल्स थे। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल मेंबर था तो मेरा रोल यही था कि जितने भी सर्किट्स थे उसके अंदर पीसीबीज थी, उसकी सारी इंटीग्रेशन मैं देख रहा था। ठीक है। और बाकी जो मैकेनिकल था स्ट्रक्चर, वो सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सारे जो मेरे साथ थे मैकेनिकल मेंबर्स, वो उनको देख रहे थे। तो इस तरह करके हमने पूरा रॉकेट तैयार किया। अच्छा, जिस कंपटीशन में आपने सेकंड पोजीशन ली है, बताएं वो कंपटीशन कैसा था और जब आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, वर यू एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेशन के बाद सेकंड पोजीशन लेंगे?
क्योंकि पूरे साल की जाहिर से मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी थी, होप पूरी थी, तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे। पर स्कॉटलैंड जाना ही, यूके रिप्रेजेंट पाकिस्तान करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। डेफिनेटली। और सेकंड पोजीशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और होंगी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप लोगों ने रॉकेट लॉन्च किया, कैनसेट लॉन्च किया, ये कितनी हाइट पे गया, इसको कैसे मुहैया किया गया, मतलब जो आपने सेकंड पोजीशन ली, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया था, उनको क्या एज हासिल हुआ इस सारी चीज़ में? फर्स्ट पोजीशन पे आया था इंपीरियल कॉलेज लंदन। ओके। और हाइट रॉकेट की वो थी 600 मीटर, ओके। ऑलमोस्ट 2000 फीट। तो उसके अंदर जो हमारे सेंसर्स लगे हुए थे, एल्टीट्यूड सेंसर्स हो गए, बैरोमेट्रिक सेंसर्स हो गए, उनके जरिए से हम अपनी हाइट पता कर रहे थे कि हमारी हाइट कितनी है। और नीचे हमारा टेलीमेट्रिक सारा, जिस पर हम सारे सिग्नल्स जो है रिसीव कर रहे थे। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, ये इस तरह की जो आपका प्रोजेक्ट था जिसको आपने पार्टिसिपेशन के बाद सेकंड पोजीशन ली है, ये किस तरह की चीज़ों में ये इस तरह के रॉकेट या कैनसेट यूटिलाइज किए जाते हैं? ये जो होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो रिसाइकिलेबल बॉडी होती है। ओके। यानी फाइबर के बने होते हैं ये। और जो उसके ऊपर पैराशूट होता है, मतलब जो ये रिकवर होते हैं, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो रिकवर होता है पैराशूट्स के जरिए। तो मतलब कोई रॉकेट डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये पैराशूट के जरिए से वापस आते हैं जब ये अपनी अपोजी पर पहुंच चुके होते हैं। अल्टीट्यूड पर जब ये पहुंच जाते हैं तो सेंसर्स के जरिए इनको कमांड मिलती है कि अब वापस आ जाएं, तो वो पैराशूट के जरिए से वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आप इस सारे प्रोसेस में, इसकी एक साल आप लोगों ने चूंकि इस पे वर्किंग की है, कभी जो चैलेंजेस रहे हों, कभी कोई स्ट्रगल करनी पड़ी हो, कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया हो कि जब ये लॉन्च होगा तो इसकी ये चीज़ें इसमें बेस्ट होनी चाहिए, इनको मॉडिफाई करना चाहिए, क्या चीज़ें थी वो? चीज़ें यही थी कि जो हमारा टेलीमेट्रिक सिस्टम था, जो ग्राउंड स्टेशन पे हमने जो सिग्नल रिसीव करने थे, उसी के अंदर जो उसमें मेन मसला फ्रीक्वेंसी का होता है, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं और यूके में फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखना है कि इस साल इंशाल्लाह जब हम फिर पार्टिसिपेट करेंगे यूके में, तो इस साल हम इसी चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारी जो रेंज है, इससे क्या होता है कि हमारी रेंज कम हो गई थी डेटा तो जिसकी वजह से हमें थोड़े काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इस पर ओवरकम करेंगे। और अच्छा, नेक्स्ट ईयर आप कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? मैक 25 यूके। ओके, ठीक है। और इसमें नस्ट का क्या रोल रहा आपकी, और आपकी जो सारा जो आपका इंस्टीट्यूट है इनफैक्ट, उसका क्या रोल रहा है सारी सूरत हाल में? नस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप लोग जाएं, ज़रूर जाएं एक रॉकेट, क्योंकि पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई टीम नहीं थी जो एज अ रॉकेट टीम जो है किसी ने रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि आप जाएं, और रॉकेट आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो और क्यों ना पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करें। अच्छा, मुझे बताएं, मैक 25 की आप बात कर रहे हैं, तो अब क्या प्लान है? इसको मॉडिफाई करना है मज़ीद? इसमें जो फ्लॉज आपको लग रहा था कि अभी थे, इनको ओवरकम करके हमने इसमें मज़ीद बेहतर करना है, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? यस, फ्यूचर में यही प्लान है कि जो गलतियां इस बार हुई उन पर ओवरकम करें, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद, और इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हम लोग हासिल करेंगे। ज़बरदस्त। तो आप अपने जो साथी मेंबर्स हैं उसमें आप क्या समझते हैं जी, क्या उनके अंदर भी चेंजेस आपने करनी है? क्योंकि जाहिर है आप हर एक का अपना रोल रहा है, मज़ीद टीम को बड़ा करना है, या इसी टीम मेंबर्स के साथ आपने अगले कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना है? नो, क्योंकि हमारे साथ जो मेंबर्स थे वो कुछ फाइनल ईयर्स के थे, जैसे 3 इनमें से फाइनल ईयर्स के थे। अली, आपको आवाज़ आ रही है? अब जो नया बैच अभी आएगा उनको हम जी, आप दोबारा से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। हाँ जी। जैसे जो हमारे 5 मेंबर्स जो गए थे, उनमें से जो 3 मेंबर्स थे वो फाइनल ईयर के थे, वो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं। ओके। तो हम टीम जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको हम रिक्रूट करते हैं,
और उनको अपने गोल्स के बारे में बताते हैं कि इस साल हम ये करेंगे। तो इस तरह हम अपनी टीम पूरी प्रिपेयर करते हैं। हर साल वही मेंबर्स। ठीक है, ठीक है। तो अब जब आपने पास आउट होना है तो फिर फ्यूचर क्या होगा इस सारे प्रोजेक्ट का? आप किसी को रिक्रूट करके जाएंगे या और टीम मेंबर्स आ जाएंगे? जी, जैसे अभी हमारे मेंबर्स गए, इस तरह जैसे टीम लीड होता है, टीम मेंबरशिप जितने भी होते हैं वो सब चेंज हो जाती है। पूरी लीगेसी चेंज हो जाती है। जैसे अभी हमारे सीनियर मेंबर है वो हमें दे के जाते हैं कि आप टीम लीड हैं या आप इलेक्ट्रिकल लीड हैं या मैकेनिकल लीड हैं। जिस तरह हमारे जो न्यू मेंबर्स हम रिक्रूट करेंगे उनको फिर हम इस तरह अपनी पोजीशन हमारी लीगेसी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अली हसन हाशमी आपका, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप मैक 25 के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मज़ीद टीम में भी मॉडिफाई करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को भी मॉडिफाई करेंगे। जी, ये नस्ट की टीम है जिन्होंने जो स्कॉटलैंड में होने वाला जो इंटरनेशनल कंपटिशन है रॉकेटरी एंड लॉन्चिंग कंपटिशन, उसमें पार्टिसिपेट भी किया और सेकंड पोजीशन भी होल्ड की। सो ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह से गए हैं और उन्होंने इंटरनेशनली ये कंपटीशन में पोजीशन होल्ड की है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं जी। अब हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की वाइस चेयरपर्सन है जहांआरा भट्टू साहिबा, जो अपने इदारे में काबिल सिताइश काम कर रही हैं। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर जो गुर्बत की सतह से नीचे अफराद हैं उनको समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो कह लें मौसर इक़दाम हों, देर बाद जो निज़ाम हो उसकी फरहमी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी किन किन प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, और जिस प्रोग्राम्स का हम जिक्र करेंगे आज उसकी डिटेल भी बात करेंगे, और साथ साथ चूँकि इनका सियासी बैकग्राउंड भी है उस पर भी हम इनसे डिस्कशन करेंगे। तो जहांआरा भट्टू साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अपने इदारे का तारुफ करवाएं कि पंजाब जो हम बात कर रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से, आप एज अ वाइस चेयरपर्सन वहाँ पे काम कर रही हैं, कैसा इदारा है, कैसे ऑपरेट होता है? पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये ऑटोनमस बॉडी है और इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है, सोशल प्रोटेक्शन जो है वो पंजाब के तमाम आवाम के लिए, ठीक है, उसमें बिला तफरीक हम लोगों को सोशल प्रोटेक्शन फ़राहम करते हैं। हुकूमत पंजाब के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चला रही है, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन का है, ज़ेवर तालीम है, जिसमें बच्चियों को गरीब, इंतहाई जो गरीब माँ बाप हैं उनकी जो बच्चियाँ हैं वो क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक उनको एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल्स में भेज सकें। ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये जब से शुरू हुआ है इसमें ख़ास तौर पर कामयाबी हमारी ये है कि बच्चियों की एनरोलमेंट बढ़ी है। और दूसरा ये है कि हमारा मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ पर प्रोग्राम है आगोश के नाम से, ठीक है, जो कि मैं समझती हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि रियासत ने अपने लोगों को फराहम करने होते हैं और हुकूमत पंजाब इन पर जो है वो बहुत फोकस्ड है। उसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि एल्डरली के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, फिर PWDs डिसेबल के लिए है, फिर नई ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो एसिड विक्टिम्स के लिए है। फिर हमारा खुद मुख्तार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि लोगों को कर्जा जात फराहम करते हैं। वो लोग जो कि काम नहीं कर सकते, एक ख़ास PMT स्कोर है उनका, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उनको जो है वो बिला सूद कर्जा फराहम किया जाता है। तो इस तरह सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब में हर जगह पर जहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं
जो मुस्तहिक हैं, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने ख़ुद कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हैं, एजुकेशन रिलेटेड हैं, इसमें दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। और हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी है तभी जो प्रोग्राम्स हैं वो काम कर सकते हैं बहुत बेहतर अंदाज में। तो थोड़ा सा हमें हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से बताएं। जैसे आपने ख़ुद कहा कि बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो कोऑर्डिनेशन कैसी है आप लोगों की दीगर इदारों के साथ? हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, और चूँकि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है हमारा मैंडेट है कि जहाँ पर भी पंजाब में सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से काम होगा, उसका डाटा भी हमारी अथॉरिटी के पास होगा। उन तक जो पहुँचना है लोगों तक, वो हमारी अथॉरिटी का मैंडेट है। लेकिन इसमें मुझे खुशी है कि हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री भी हमारे साथ लाइजोन में है, और जो हमारे हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नई ज़िंदगी है, उसके अलावा आगोश प्रोग्राम है, और भी जहाँ पर हेल्थ के, तो वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे साथ है। सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है, हमारा हम कदम प्रोग्राम जो डिसेबल के लिए है, उसमें सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारे साथ मिलके काम कर रहा है। तो ये देखिए, जब भी आप कोई भी काम कामयाबी से करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, और उस टीम वर्क में एक दूसरे को सराहना, उनकी मदद करना, उनको आगे बढ़कर काम करने देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी अथॉरिटी की ये कोशिश है, मेरी अपनी भी, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड टीम। मेरे ऑफिसर्स भी अथॉरिटी में बहुत अच्छे हैं जो कि मामलात को चलाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करें और बेहतर तरीके से काम करें। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ हेल्थ से बहुत ज़्यादा, जैसे आपने वालिदा और बच्चे की सेहत के, जच्चा बच्चा की सेहत के हवाले से बात की, और ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। वैसे ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मौजूद हैं ऑलरेडी, और स्पेसिफिकली अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो बहुत इग्नोर हुआ हुआ ये एक सब्जेक्ट है। इसको मज़ीद आपका क्या प्लान है कि आपका इदारा इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम करे? ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, फैमिलीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से उन्होंने माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। आगोश जो हमारा प्रोग्राम है ये साउथ पंजाब, वहाँ पर ज़्यादा गुर्बत है सेंटर पंजाब और बाकी पंजाब के इलाकों से, तो ये वहाँ पर ख़ास तौर पर चल रहा है। उसमें ये है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत एनरोल होती हैं इस प्रोग्राम में, और फिर ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद भी देहाती इलाके से है, और मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर खाली सिर्फ सरकारी दफ्तर में बैठकर अहकामात ना दिए जाएं, लोगों तक खुद पहुँचा जाए, उनके साथ एक आपका इंटरेक्शन हो, तभी बेहतर इंटरेक्शन भी हो। और दूसरा ये है कि जो काम जो यहाँ से हम कर रहे हैं, जो काम हम करवाना चाह रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी खुद की जाए, उनको देखा जाए। तो मैंने खुद जाकर हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने ख़वातीन से भी मुलाकात की है, मैंने देखा है उनकी एनरोलमेंट कैसे होती है, उनको किस तरह से किस दर किस पैसे मिलते हैं। तो हमारी एनरोलमेंट बढ़ रही है वहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी ये वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोग्राम है जिसमें वो हमारे साथ हैं, तो अभी रिसेंट जो उनकी रिपोर्ट आई है तो उन्होंने हमारी अथॉरिटी के काम को बहुत सराहा है। अल्लाह का शुक्र है। That's amazing, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने भी कहा कि आप उन इलाकों में जाती हैं, चैलेंजेस भी जाहिर हैं मौजूद हैं अपनी जगह पे, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से हर्डल्स हैं, कुछ आपकी कोऑर्डिनेशन का मसला होता है, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी जो कह रहे गैप्स मौजूद हैं। आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो ये होता है कि आप जब कोई काम मैं चाहती होती हूँ कि काम फौरी तौर पर हो जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं ये आपके पास अवाम की अमानत हैं, और गवर्नमेंट का जो भी काम है ये हमारे पास अमानत है। जब तक हम इन दफातर में बैठे हैं, जब तक ये ओहदे हमारे पास हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो काम मेरी अथॉरिटी के ज़रिए से होना है वो जल्द अज जल्द हो, उसमें लोगों को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये एक हर्डल होती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज जल्द वो काम करना चाहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि सरकारी कामों में हिकअप्स होते हैं। हिकअप्स होते हैं, आई सो एग्री विद दैट। अच्छा जी, अब चूँकि आपका सियासी बैकग्राउंड भी है, आपका ताल्लुक़ है सियासी फैमिली से भी, मैं ज़रूर चाहूँगी थोड़ा सा मुल्क की जो सियासत है उस पर भी आप अपना कॉमेंट दें। लोग
डिसअपॉइंटेड हैं? हम जब महंगाई के मामला देखते हैं, दीगर इश्यूज़ की बात करते हैं, क्या समझती हैं कि ये जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है लाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि लोग मायूसी का शिकार हैं और बहुत ही मैं समझती हूँ कि सिस्टमेटिकली हमारे लोगों के अंदर एक मायूसी, इंतशार, नफ़रत, ये चीज़ें जो हैं ये ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा की गई हैं। लेकिन उसमें ये है कि अब हमें एक कौम के तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम बहुत ही ज़्यादा तफरके का शिकार हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रोहों में बट गए हैं। हमारा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, देखिए पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है। हम किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, PMLN को फॉलो कर रहे हैं, किसी तीसरी जमात को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी सबसे पहले हैं। हमने अपने मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचना है, इस मुल्क की सालमियत के बारे में, इस मुल्क की डिग्निटी के बारे में, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमने सबसे पहले सोचना है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हम काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं पिछले कुछ अरसे में। लेकिन मुझे उम्मीद है, देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इन हालात से निकलेगा और सर बुलंद होगा। इंशाल्लाह वी रियली होपफुल कि ऐसा ही हो। लेकिन ये जिस आप तफरीके की बात कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सियासतदान, ये आवाम तो शायद कोशिश कर ले, लेकिन हमारे सियासी जो रहनुमा है वो भी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर एक रोल मॉडल तो एक लीडर ही है, या अगर एक सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर लोग अपने लीडर्स को ही देखते हैं। लेकिन अगर वो ही उस तरह से नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे चीज़ों को, तो फिर आवाम तो ज़ाहिर डिमोटिवेटेड होगी कहीं ना कहीं। देखिए ये तो रोल ही पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, और जो भी फॉलोअर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो मुल्क में लोग हैं, जो अवाम जिनको कहा जाता है, तो वो अपने लीडर को ही तो फॉलो करते हैं। किसी भी सियासी जमात से जब उनका ताल्लुक़ होता है तो अपने लीडर की तरफ देख रहे होते हैं। इवन वो हरकत व सकनात में, वो बोल चाल में, वो हर चीज़ में अपने लीडर को फॉलो करना शुरू, और सोच ख़ास तौर पर सोच को, वो अपने लीडर की सोच को फॉलो करते हैं। तो हमें यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को एक ऐसे लीडर की जिसका जहन साफ़ हो, और जो हम कायदे आज़म की जो सोच थी ना कि एक ऐसा मुआशरा हमें चाहिए जिसमें कि हम अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दन, अपनी जुग्राफियाई जो हमारी हैसियत है पाकिस्तान की, उन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हमारे नौजवानों को अब आजकल की दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, उस तरह से एक ऐसा लीडर हो जो हमें लेकर चल सके। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो लीडरशिप की ही बात है सारी, कि आप आवाम को कैसे लेके चलते हैं। अच्छा जी, क्या आगे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपने इदारे को लेके? किन प्रोजेक्ट्स पे आपने आगे रखी हुई है नज़र कि अब मैंने इन पे भी काम करना है और उनको मज़ीद बेहतर करना है? मेरी पहले तो ये कोशिश है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। ठीक है। और बजाय ये कि नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं और जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो ठीक ना चल रहे हों, तो मेरी कोशिश है कि जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको हम बेहतरीन अंदाज में चलाएं, और लोगों की रसाई हो, लोगों के इल्म में हो, लोगों के जो स्टाइपेंड हमारे पास मौजूद होता है वो उन तक शफाफियत से पहुँचे, जल्दी पहुँचे। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश है। उसके अलावा फिर बहुत बड़ा जो है इस वक्त आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो शुरू किया है, जिसमें कि तमाम लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इस सर्वे में, जितने भी पंजाब के लोग हैं, ताकि फिर पता चल सके कि कितने लोग हैं जिनको कि सोशल प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब तक लोग इस सर्वे में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, हुकूमत पंजाब के इल्म में नहीं आ सकेगा कि कौन लोग हैं जो सोशल प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इस वक्त रिसेंट गवर्नमेंट ने लिया है, और
इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत हमारी अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, हमारा लीडिंग रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इसके नताइज सामने आना शुरू होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि आप एक वर्किंग वुमेन है, जाहिर है अपने इदारे को भी टाइम देना है, फैमिली लाइफ को भी टाइम देना, हाउ डू यू मैनेज? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप वर्किंग हो तो बस आपको फिर जेंडर वाली बात को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, ये हम सोशल प्रोटेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी यही है कि हम जब काम पर आते हैं और हम सब इकट्ठे, मेरे इदारे में भी मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो ये जेंडर वाली जो बात है इसको एक तरफ रख देना चाहिए। यू आर राइट। और आपने अपने इदारे के अंदर ये मेक श्योर किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोथ साइड्स हो? अभी मुझे 1 साल हुआ है और हमारी जो है वो हायरिंग रुकी हुई थी कुछ चीज़ों की वजह से। अब हायरिंग हो रही है, तो मेरी कोशिश यही है कि हम जो है वो कोशिश करें कि ख़वातीन, क्योंकि लीड मैं कर रही हूँ, फिर हमारे तो इस वक्त सूबे की चीफ एग्जेक्टिव भी खातून है, तो हमें तो जगह जगह पर जो है वो ज़रूरी है कि ख़वातीन ज़्यादा नज़र आए। और दूसरा, मैं समझती हूँ कि जितनी ख़वातीन लीडरशिप सामने आएगी तो उतना ही ख़वातीन के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से बेहतर काम हो सकता है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहारा वट्टू हमारे साथ मौजूद थी जी। मौजूदा जो उनका डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पे सर्व कर रही है, उनके प्लान्स अच्छे हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज से इस टेस्ट सीरीज का जी आगाज हो रहा है। पहला टेस्ट मैच है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में जो है वो टेस्ट सीरीज हो रही है और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है। आज अगर वेदर की बात करें तो रावलपिंडी में सुबह जो है वो काफ़ी बारिश हुई है और अभी तक जो है वो मैच है वो स्टार्ट नहीं हो सका बारिश की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम इस मैच में फेवरेट नज़र आ रही है, जिस तरह की कंडीशन स्पेशली, और जिस तरह के हमारे जो सीम बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, शहीन शाह की मैं बात करूंगा, नसीम शाह की बात करूंगा। और आज जो पिंडी का पिच है, जो असल बात है कि जैसे कि एक इमेज बना हुआ है कि जो पिंडी की जो पिच है वो बिल्कुल जो है वो बैटिंग पैराडाइज है या बिल्कुल जो है वो रोड है। आज मुझे लगता है कि जो हमारे क्रिकेट के शायकीन हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनको आज जो पिंडी की जो पिच है वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगी। और एक मुझे लगता है कि एक अच्छी जो है ना वो वेल बैलेंस्ड जो पिच है वो नज़र आएगी, जो बॉलिंग को भी सपोर्ट करेगी और अच्छा इवन बॉल उस पर नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर कम्बिनेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो बैटिंग यूनिट है, अगर हम बात करें उसमें शान मसूद की बात करें, हम उसमें बाबर आजम की बात करें, सऊद शकील की बात करें, रिजवान की बात करें, तो मेरे ख्याल से जो हमारी बैटिंग यूनिट है वो भी काफ़ी तगड़ी है और साथ में जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम एक वेल बैलेंस साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बांग्लादेश को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। डेफिनेटली ऑन द डे वाली बात है, जो ऑन द डे अच्छा परफॉर्म करेगी टीम और जो वहाँ पे डिलीवर करेंगे वो मैच को आगे ले जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैं भी रैकेट्स की बात कर रही थी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हम अगर पिछले टेस्ट मैचेस का बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। दो कि आपने कहा कि आपको बैलेंस टीम लग रही है, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर दो कि हमारी टीम कभी कभी स्ट्रगल करती है, मुबीन साहब भी आपको भी पता है। सो अब स्ट्रैटेजी या जो कप्तान है शान मसूद, उनकी कैप्टनसी के अंदर टीम का इस तरह से परफॉर्म करना या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर? देखिए, शान मसूद काफ़ी टाइम से जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से देखें, स्पेशली मैं बात करूंगा रेड बॉल क्रिकेट की, टेस्ट मैचेस की, तो उसमें उनके पास बड़ा वैस्ट किस्म का एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट का भी। तो शान मसूद जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम को अच्छा लीड भी कर सकते हैं और फ्रंट से लीड कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। और उसमें मेरे ख्याल से बड़ा खुशाइंद है इस टेस्ट जो स्क्वाड है हमारा पाकिस्तान का, उसमें अब्दुल्ला शफीक जैसे जो है वो हमें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं।
उसके साथ अगर हम देखें तो उसमें मोहम्मद हुरैरा भी जो है वो भी उसका हिस्सा है टीम के। इसमें मुझे सिर्फ ये है कि साइम अयूब बेसिकली रिसेंटली इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। उनकी जो सिलेक्शन हुई है, जो उनका जो टीम में, मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब की जो रिसेंट फॉर्म है उसको देखते हुए कि जो उन्होंने अभी इससे पहले पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी अगेंस्ट बांग्लादेश में वो मैच खेले हैं, उसमें भी वो फ्लॉप हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क है। इनकी जगह पे अगर हम कामरान गुलाम, जिनको हमने दोबारा पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड में भेज दिया है कि जाके वहाँ पे मैच खेलें, हमने अपने टेस्ट स्क्वाड से उनको रिलीज किया एक मैच के लिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे साइम अयूब की जगह पे कामरान गुलाम को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ठीक है, आपके नज़दीक साइम अयूब की सिलेक्शन में थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फॉर्म अभी रीसेंट पास में इतनी कोई अच्छी नहीं रही है। बॉलिंग साइड की बात की जाए तो बॉलिंग साइड आपको पाकिस्तानी टीम की कैसी लग रही है? फिर मैं बांग्लादेश की तरफ भी आऊँगी। देखिए, बॉलिंग की मैंने पहले भी बात की है, नसीम शाह और शहीन शाह किसी तारफ के मोहताज नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली देखी जाए तो दोनों ही अर्ली ऑन जो है वो बॉल को स्विंग करते हैं और बिल्कुल कैपेबल हैं कि वो हमें अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू लेके दे सकते हैं। जिस तरह की कंडीशंस हैं, स्पेशली रावलपिंडी की पिच थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी हमें इस दफ़ा। तो उसके साथ साथ जो अगर हम कंप्लीट स्क्वाड की बात करें, उसमें मोहम्मद अली भी हैं हमारे साथ, मीर हमजा भी हैं और खुरम शहजाद भी हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो बॉलिंग यूनिट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। अब उसमें एक बात मैं यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर ऐड करूँ, जिस तरह मैंने बैटिंग डिपार्टमेंट में साइम अयूब की बात की है, तो मेरे ख्याल से इब्रार अहमद जो है वो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जितना पानी उन्होंने पिला दिया है इतने टाइम में, और काफ़ी स्वाब उन्होंने समेटा है माशाल्लाह। लेकिन उनका हक बनता था कि उनको किसी न किसी जगह जाके पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी का मौका मिले। उनको भी टेस्ट के स्क्वाड से जो है वो रिलीज कर दिया गया एक मैच के लिए। तो ये एक दो जगह पे मुझे क्वेश्चन मार्क हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की टीम के हवाले से बात की जाए, नजमुल हसन की कैप्टनसी के अंदर जो स्क्वाड है वो आया है। आप बांग्लादेश की जो टीम है उसको एज अ होल टीम कैसे देखते हैं? देखिए, नो डाउट बांग्लादेश की जो टीम है उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस भी है, उसमें नए लड़के भी हैं। उसमें अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की सूरत में तो शकीबुल हसन जो कि बड़े वेल नोन क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया में वो लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, काफ़ी टाइम से वो बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर उसमें मुशफिकुर रहीम भी हैं जो कि बड़े अच्छे जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है। लिटन दास की बात करूँगा, यहाँ पे ऐसे नाम हैं कि जो मेरे ख्याल से बैटिंग स्पेशली, फिर उनमें उनके जो मेहंदी हसन है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, फिर उनके जो तस्कीन अहमद हैं, तो ये वो लड़के हैं जो काफ़ी टाइम से जो है वो खेल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनकी जो है वो टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो नाम है कि जो अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इनकी भी जो है वो टीम मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बेस्ट पॉसिबल जो इनके पास ऑप्शंस थे उसमें इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक हो गया। इन द एंड मुझे ज़रा शायकीन के हवाले से बताएं, ज़ाहिर है टेस्ट मैचेस के अंदर हमें ज़रा T20 T10 फॉर्मेट की आदत है। शायकीन आते हैं 2-2.5 घंटे मैच देखते हैं और चले जाते हैं। टेस्ट मैचेस देखना भी बड़ा एक हौसले का काम है। क्या आपको लगता है आज स्टेडियम के अंदर क्या सूरत हाल रहने वाली है शायकीन को लेके? जी हाँ, देखिए टेस्ट क्रिकेट में बेसिकली अगर देखा जाए तो रेड बॉल क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जो पूरी मेरे ख्याल से असल जो क्रिकेट है उसका जो हुस्न है अगर देखा जाए तो वो रेड बॉल क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल जो है वो टाइम जो है वो इतना लोगों के पास होता नहीं है कि वो शायद जो 5 दिन कंसेक्यूटिवली बैठ के जो है वो मैच देख सकें। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्राउड की तो मेरे ख्याल से जो पिंडी है, पिंडी स्टेडियम, वहाँ पे हमेशा जो क्राउड है वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है। और ऐसी जगह पे ये ग्राउंड वाक़ है जिसकी सराउंडिंग में आज़ाद कश्मीर है, KPK है, नादरिन एरिया, तो यहाँ से भी लोग आते हैं और पिंडी में आके मैच देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज भी जो क्राउड है इस टेस्ट मैच के लिए, दोनों टेस्ट मैचेस के लिए क्राउड हमें देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया। मुबीन राजा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जी, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मैच में और इस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम चूँकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अभी 6ठे नंबर पर है, हमने 2 सीरीज़ खेली हैं। इसके बाद जो रैंकिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट के हवाले से हमें कोशिश करनी है और वैसे भी बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें पाकिस्तानी टीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी
की, तो ज़ाहिर है हम सब एज ए नेशन इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। जनाब, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।